हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और आज हमारी न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर सेकंड होगा। ओके, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी देश में डेमोक्रेसी होने की, है ना, जिनको हम मिनिमम रिक्वायरमेंट कहते हैं कि जैसे निष्पक्ष चुनाव हो रहे हो, सभी को समान अवसर मिलता हो चुनाव में भागीदारी करने का, है ना, निष्पक्षता की बात होती हो, सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार हो, समानता की बात हो। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या और क्यों, क्या है लोकतंत्र और क्यों है लोकतंत्र, क्या इससे कोई बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती। आज हम जो देखेंगे संविधान निर्माण, इसमें थोड़ा सा हम दक्षिण अफ्रीकी संविधान, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान निर्माण और उनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति थे, जो महान पर्सन थे जिन्होंने भारतीय संविधान के लिए, भारत के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, उनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान का निर्माण, ऐसा ही चैप्टर आपने क्लास 7 की एनसीईआरटी में पढ़ा था। अब इसमें जो देखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा बढ़ के देखेंगे, जिसको हम कहते हैं बढ़ा चढ़ा के पेश करना। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है, ठीक है। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सब एक दूसरे पर क्या है, कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के प्रति, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। कुछ बुनियादी नियम हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, जिनके दम पर ही जो लोकतंत्र है वो काम कर रहा है, जिनका पालन नागरिकों को भी करना है और सरकार को भी करना है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। संविधान बताता है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे काम करेगी, लोगों के क्या अधिकार होंगे, सरकारों के क्या अधिकार होंगे, है ना, कौन सी संस्था किस लिए बनाई जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें संविधान ही बनाता है। तो संविधान लिखित या अलिखित नियमों का एक संग्रह होता है। किसी भी देश का संविधान या तो लिखित होगा या अलिखित होगा, मतलब एक बुक की बाइंडिंग नहीं कराई गई होगी। ओके, भारत में बाइंडिंग कराई दी गई तो उसको हम लिखित संविधान के रूप में जानते हैं। ब्रिटेन में देखें तो अलिखित संविधान है, यहाँ वहां पर ऐसा नहीं, नियमों का संग्रह नहीं है, लेकिन उनको एक जगह बना करके उस किताब का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए वहां के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है। तो देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार देता है, सरकार की शक्ति का स्रोत होता है, उनके कामकाज के तौर तरीकों का निर्माण करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है संविधान क्या है, क्यों है, क्या कारण है, तो संविधान नागरिकों के अधिकार 12 से 35 तक देता है। ठीक है, सरकार की शक्ति आपने देखा होगा, संघ शक्ति, है ना, संसद, सरकार, राज्य सरकारें, है ना, विधानमंडल, ये सब के बारे में दिया गया है। उनके कामकाज के तरीकों भी बताता है कि 356 का प्रयोग कब किया जाएगा, 352 का प्रयोग कब किया जाएगा, 360 का प्रयोग कब किया जाएगा। गलकुता नहीं है कि जब चाहा जब मन हुआ मुंह उठाया लगा दिया है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। भाई देखो, क्वेश्चन पहले अगर आ गए आपके दिमाग में तो जवाब जल्दी मिल जाते हैं। अगर जवाब पहले तैयार करो तो क्वेश्चन के हिसाब से उनको ढालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के चीजों का अध्ययन करने का मजा तब है जब प्रश्नों की तरह से और उत्तरों की तरह से तार्किक, रीजनेबल चीजें देखी जाएं, तभी समझ में आता है हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान कैसे बनते हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनता है। तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, वैल्यूज, मूल्य का मतलब रुपया पैसा नहीं, वैल्यू। इस बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदली हुई स्थिति के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं, यानी एक बार संविधान बन के तैयार हो गया, क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब जैसे हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहां क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान के निर्माण को अंजाम दिया। जैसे आपने नेपाल में देखा होगा कि जब देखो तब संविधान बनता ही रहता है, तो उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी हुआ। हम इस अध्याय की शुरुआत में
इसी अनुभव पर गौर करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान कैसे बना। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के पीछे उसके मौलिक विचारों और मूल्यों की चर्चा करेंगे। उसके बाद नागरिकों के जीवन सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। इस तरह की चीजें हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। अब नेल्सन मंडेला, जानते ही हो इनको, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, फिर उनको कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में अश्वेत प्रभुत्व जो था, है ना, उसको मौका मिला। फिर धीरे धीरे चीजें बदली। तो मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। ये कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। और मैंने ही अश्वेत के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने गोरों के प्रभुत्व का भी विरोध किया है और अश्वेतों का भी। मैं एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न हो, असमानता ना हो, चाहे गोरे हों या काले हों, किसी का प्रभुत्व ना हो, मतलब सभी बराबर हों, सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं। ठीक है, नेशनल मंडेला की पंक्तियों से हम शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला का यह कथन, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरू की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद चलाने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, जो रोबिन द्वीप में कैद रखा गया था। ठीक है, रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड देख लो, तब तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। क्या लिखा है? डेंजर, खतरे का निशान बना हुआ है। नेटिव इंडियंस कलर्ड, इफ यू आर एंटर दीज परमिस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। मतलब इस तरह की जगहों पर अगर आप दिखाई पड़ते हो तो आपको मिसिंग करार दिया जाएगा। आर्म गार्ड शूट एंड साइड, और जो आर्म गार्ड हैं वो आपको हमें शूट कर देंगे। सेव डॉग्स डिवर ऑफ द क्रॉस, यानी जानवर और उनसे सावधान रहेंगे। यू हैव बीन वॉर्न्ड, आपको ये मतलब अश्वेतों के लिए यहाँ पर इन जगहों पर जाना मना है। इस तरह के साइन बोर्ड। खतरा, देशी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे। जंगली कुत्ते लाशों को नोच कर खा जाएंगे। तुमको इसकी चेतावनी दी गई है। अब सोचो, ऐसा एक देश जहां उनके ही देश में उन लोगों को अधिकार नहीं दिए गए। यही 1964 के आसपास ही रोजा पार्क्स का मामला हुआ जब अमेरिका में, उसके बारे में भी बताएंगे। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष हुआ। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। जैसे हमारे यहाँ श्वेत अश्वेत तो नहीं रहा है, लेकिन कृष्ण तुच्छ की बात की जाती रही है। अनार्य जिसको हम बोलते थे उसे कृष्ण तुच्छ ही कहा जाता था, काली चमड़ी वाले व्यक्ति। और ये आर्य अनार्य व्यवस्था ये भी कहीं ना कहीं रंगभेद पर ही आधारित थी। ओके, जब आप देखेंगे आप वैदिक काल को, तब वहां आपको समझ में आएगा कि आर्य लोगों पर अनार्यों ने आक्रमण किया, फिर अनार्यों को दास बना लिया गया। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन ये हजारों वर्ष पहले थी, ये हजारों वर्ष बाद। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी, यानी ब्रिटिश या उपनिवेश के लोगों ने। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से अपने अंडर में किया जैसे उसने कभी भारत को किया था। हथियार जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। भारत में बस नहीं पाए क्योंकि उन्हें वापस जाना पड़ा। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, सरकारों पर जमने लगे। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 यानी 3/4, 75% लोग थे, उन्हें अश्वेत कहा गया। श्वेत अश्वेत के अलावा वहां मिश्रित नस्लें, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा गया, जो भारत से गए थे लोग, उनको रंगीन चमड़ी वाला कहा गया। और गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे, उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। अब ये बात समझ में आई। इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया 1964 में। रंगभेद की शासकीय नीति अस्तित्व के लिए खास तौर से दमनकारी थी। बिल्कुल दमनकारी होगी जहां डिस्क्रिमिनेशन रंग के आधार पर किया जा रहा है।
अगर टैलेंट के आधार पर किया गया है तो बात समझ में आती है, रंग भेद के आधार पर। तो ये जो कह सकते हो यूरोप वासी थे, ये अपने आप को देखो कितना, मतलब उस समय ये अपने आप को मॉडर्न बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि हम आपको जीवन जीना सिखाएंगे। भारत में आए तो ये बता रहे थे कि हम, भारत में कुछ भी नहीं है, हम उसको बेहतर बनाएंगे, ये बताने आए थे चोर लोग। और यही अफ्रीका में भी करने गए। उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं दी, परमिट होने पर भी वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, है ना, तरणताल, सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कारों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसी के लिए महात्मा गांधी ने वहां पर भारतीयों के लिए क्या किया था, आंदोलन चलाया था दक्षिण अफ्रीका में। इसे पृथक्करण या अलग करने का इंतजाम कहा गया। डिस्क्रिमिनेट किया गया काले लोग, गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजा तक घर में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यानी ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उनको अलग अलग कर रहे हो, अगर वो विरोध करना चाहे तो वो विरोध भी नहीं कर सकते। ऐसा बना दिया आपने उस देश को। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। ठीक है, बहुत सारे लोग एकजुट हुए। यहाँ भी देखो, सिटी ऑफ डरबन, स्टैंडर्ड, है ना, उडुलबा, तो ये है डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा गया नोटिस। डरबन नगर धारा 37 के तहत इस पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को है। तो मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। यानी जो अफ्रीकी नेशनल पार्टी थी उसमें कई अन्य पार्टियां भी शामिल थी, छोटी छोटी। अनेक समझदार, संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद को समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। समझे? अब नए संविधान की ओर क्या हुआ? रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को एहसास हो गया कि अब वहां जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती, तो क्या करेगी? इनको मौका देगी। मौका आया, जैसे भारतीयों के लिए 1942 में आया, लेकिन भारतीय समझदार थे तो उन्होंने फ्री विल मांगी कि नहीं भैया, एकदम स्वतंत्र करो, तुम अपना जाओ, हम अपना काम कर लेंगे। अफ्रीकियों में ऐसा नहीं हो पाया, तो इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानून वापस ले लिए, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां क्या करी, उठा ली। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेशनल मंडेला को आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को की मध्य रात्रि में अफ्रीकी गणराज्य तो उनको बाहर कर दिया गया। 26 अप्रैल को 1994 को उन्होंने क्या किया, अफ्रीकी गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बन गया दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के रास्ता का गठन का रास्ता खुला। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 1950 में एक देश आजाद होता है, 94 लगभग 44 सालों तक वो इस तरह की पॉलिसी वहां होती है। और एक अफ्रीकी व्यक्ति नेल्सन मंडेला जो कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनको जेल में रहना पड़ता है। सोचो, इससे बड़ा जुल्म कहीं होगा? और आप पर थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं तो आपकी हवा निकल जाती है। ठीक है, तो बहुत चौड़े में नहीं रहना है, आराम से रहना है ना, और बहुत हवाबाजी भी नहीं करनी है। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो तैयारी करो, पढ़ो। तो उसी तरह देखो, 26 अप्रैल 1994 64 में बंद हुए, 28 साल बाद उनको बाहर निकाला गया। तो कुल मिलाकर के क्या ये सही था? नहीं सही था। लेकिन किसी भी देश, किसी भी श्वेत देश ने उन पर उनके लिए काम नहीं किया। आ गई बात समझ में? यह सब कैसे हुआ? आइए, असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीकी से पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के ही मुख से जान लें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए हैं। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, जो 3/4 बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 1/4 वाले हवा में चौड़े हो रहे हैं। ठीक है,
शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए हैं। अश्वेतों को भी अधिकार मिल गए हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मानसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें, मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ अश्वेत नेताओं ने अपने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए पूरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें भूल जाएं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। जनरली कहते हैं ना, धोखे का बदला चुका हो गया और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। माफ करना बहुत बड़ी बात होती है और जो ताकतवर होता है वही माफ कर सकता है। अब ये अश्वेत लोग थे ना, 3/4 थे, 75% आबादी अश्वेतों की थी, 25% आबादी गोरे लोगों की थी। जब ये शासन में आए तो चाहते तो भून के रख देते, लेकिन इन्होंने कहा, अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो हम पर जुल्म किए वो भूल जाएं, गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा, आइए हम अब सभी नस्लों, स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सोशल जस्टिस, मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें, यानी शांति के साथ अहिंसा, वही जो महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, एक पार्टी के दमन और नृशंस हत्याओं पर जोर प्रशासन किया, दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण में दोनों साथ साथ बैठी, तो ये बेहतर किस्म का था। आगे बात समझो, ऐसे संविधान का निर्माण होता है। ये है अफ्रीकी, आज का दक्षिण अफ्रीका, सब एक साथ हैं। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। अभी 30 पृष्ठ पर देखेंगे। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। बात समझ में आई ना? कई वर्षों तक चला, 2 वर्षों तक चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों के जितने व्यापक अधिकार हैं उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। बहुत मसलों पर समाधान की कोशिशें की गई, है ना, और बहुमत नहीं किया गया। यहाँ पर समानता का बर्ताव, ठीक है, बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाए ऐसा कुछ नहीं था। सभी पर सहमति बनी, है ना, और हर समस्या में, हर समाधान में सबकी भागीदारी रही। तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पहली चीज तो यही है जो झेल के आए थे। दूसरा, इस बात पर इतनी ही नहीं, अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। इतनी बेहतर बात करती है प्रस्तावना। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध है। नेतृत्व गांधी और मंडेला पर बात करूं। संघर्ष का नेतृत्व करने वाली अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही। संघर्ष का तरीका अहिंसात्मक था। उपनिवेशवाद का चरित्र शोषणकारी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के समानताएं असमानताएं, जैसे विभिन्न समुदायों के बीच संबंध, भारत में भी मुस्लिम और हिंदुओं में भी थोड़ा अलगाव था। कई जगहों पर वो एक साथ आ जाते थे, कई जगहों पर वो अलग हो जाते थे। ठीक है, और विभिन्न जातीय भारत जातीय समुदायों में बटा था। अफ्रीका की बात करें तो काले, गोरो, स्त्री पुरुष, है ना, ये प्रकार की असमानता थी। वहां का नेतृत्व मंडेला ने किया दक्षिण अफ्रीका का। भारत का नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी। पार्टी है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस करती है दक्षिण अफ्रीका का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका गठन 1885 में होता है वो करती है। संघर्ष का तरीका हिंसात्मक था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में, यानी मतलब असहयोग करना है। उपनिवेशवाद का चरित्र शोषणकारी था। ओके, बहुत सारा जानकारी करना है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से हमने क्या लिया अभी हम बात करेंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों है भाई? अरे भाई वही चीज तो है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? हमें नौकरी की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम बेहतर होना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, रुतबा, शौक,
सारी चीजें कर लेना चाहते हैं और हमारी भविष्य की पीढ़ियां भी सुरक्षित रहें, इसीलिए हम नौकरी करना चाहते हैं। तो हमें संविधान की जरूरत क्यों है? क्योंकि अतीत से सबक लेकर हम आगे की पीढ़ियों को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस बात को दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई दक्षिण अफ्रीका में जो डिस्टरबेंस था उसको संविधान के द्वारा ही दूर किया गया। तो उसी तरह इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। भाई गोरों के अंदर डर था कि अगर ये सत्ता में आ गए हमें मार देंगे, और ब्लैक लोगों, श्वेत लोगों पर डर था कि यार कहीं ऐसा ना हो फिर चीजें बदल दी जाए। क्योंकि देखो, आर्थिक संपन्नता जिसके पास होती है वो शासन कर पाने का एकदम दारोमदार उसको अपने हाथ में ले सकता है। भारत में क्या है ना कि भारत में देखा होगा विभिन्न राजनीतिक दल हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसा वाले हैं, तो काम चल रहा है। गरीब आदमी चाहे जो सत्ता में है उनके जीवन में कोई विशेष असर पड़ता नहीं है। उसी तरह अफ्रीका के लोग भी सोच रहे थे कि यार अगर पैसे वाले लोग ऊपर चले जाएंगे, हम गरीब लोग नीचे रह जाएंगे, तो हमारा शोषण दमन फिर उसी तरह होगा। अभी अंग्रेज करते थे, अब हमारे लोग करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान ने सबको बराबर अधिकार दे दिए। ठीक है, किताबी तौर पर तो सबको अधिकार मिले, वास्तविकता में क्या था क्या नहीं था। तो वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। दोनों बहुसंख्या का श्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति विशेषाधिकारों की बहुत चिंता थी। ठीक है, तो सबकी अपनी चिंता थी, सबकी वाजिब चिंता भी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते के रास्ता अपनाने को तैयार हो गए, गोरे और काले लोग। गोरे लोग बहुमत के शासन के सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए, फंडामेंटल राइट दिए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर बहुत सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था, समझौते को लागू करना और भी कठिन था। जैसे हमारे यहाँ कहा गया ना कि जमींदारी व्यवस्था खत्म कर देंगे। जमींदारी व्यवस्था खत्म करना आसान था, लेकिन जमीनों का फिर से किसानों तक पहुंचाना बहुत बड़ी व्यवस्था थी, जो बहुत ठीक तरीके से हो भी नहीं पाई। हदबंदी चकबंदी ठीक से नहीं हो पाई। ठीक है, तो भविष्य में भी न तोड़ा जाए इस तरह की, तो इस तरह का भरोसा बरकरार रखने का तरीका, जो बातें तय की गई वो लिखित में ली गई और सभी लोगों को मानने की बाध्यता थी। तो उसी तरह भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ चुके हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद था। यानी जो संविधान बना वो लिखित संविधान था दक्षिण अफ्रीका का। जैसे हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 दक्षिण अफ्रीका से ही ली है ना। इन्हीं नियमों में नागरिकों के भी अधिकार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ संविधान में है। तो बहुत सारी चीजें आसानी से मनमाने ढंग से नहीं बदलने वाली हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, विशेष बहुमत की चीजें की गई। विशेष बहुमत के आधार पर ही लिखित संविधान को बदला जा सकता है। ठीक है, तो संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं है। हर देश ने अलग अलग टाइम जोन में, अमेरिका ने अलग टाइम जोन में किया, यूरोप ने अलग टाइम जोन में किया, बहुत सारे देश ने, जापान ने, ठीक है, भारत ने, पाकिस्तान ने, म्यांमार ने, नेपाल ने, सबने अलग अलग, कोई ऐसा थोड़ी दक्षिण अफ्रीका ने ही एक यूनिक चीज बनाई, सबने बनाई। लेकिन हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। ठीक है, संभव उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे कालो जितने कट्टापूर्ण नहीं हो। ठीक है, जैसे भारत में देखो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचार हितों के बीच में फर्क रहता ही है। ये आम बात है हमेशा। आप दो दोस्त हैं तब भी विचारों में फर्क होगा। हो सकता है किसी बात पर एग्री कर जाओ, हो सकता है किसी बात पर कटुतापूर्ण चीजें हो जाए। परिवार में भी होता है, सबका दिमाग एक समान नहीं होता, सबके विचार एक समान नहीं हो सकते। पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत हो। ठीक है, चाहे चाइना हो, रशिया हो, सबको कुछ ना कुछ बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं।
संविधान होते हैं, हम आप तैयारी करते हैं तो अपने कायदे कानून होते हैं, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, कब जगना है, कब पेशाब करनी है, ठीक है। तो ये सारे कायदे कानून होते हैं। जब व्यक्ति की लाइफ में हो सकता है तो इतने बड़े लोगों की लाइफ एक देश एक शासन प्रणाली के भरोसे चलती है, तो वहां भी तो कुछ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वही है ना, इसके इलाके का कोई क्लब हो, सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। सबके अपने कायदे कानून होते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अब यूपीएससी प्रीलिम्स कराती है, मेंस कराती है, इंटरव्यू कराती है, 3 शिफ्ट में एग्जाम कराती है, सबका अलग अलग टाइम जोन है ना, टाइम निर्धारित करती है। ऐसा थोड़ी कि नहीं सब अपने अपने हिसाब से चीजें हो जाए, अपने अपने चीजें हिसाब से होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय करने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं। जैसे यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। पहली बात, संविधान क्या करता है, यह विभिन्न प्रकार के विभिन्न नस्लों, विभिन्न जातीय समुदायों, विभिन्न लोगों के बीच जरूरी भरोसा सहयोग विकसित करता है। सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, यह बताता है। सरकार के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है, किस सीमा के बाहर नहीं जाएगी। हमें यह बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं का व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये 4 मिनिमम चीजें होती हैं। तो जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हैं, हूं या जरूरी नहीं, लेकिन जिस देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान हो गया। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई ना। तो बेसिक चीजें हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के निर्माता, ठीक है, और 1875 में जन्मे, 1950 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म गुजरात में होता है। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वकील, बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। ये और के मेनन दोनों मिलकर के 562 देसी रियासतों को एक कराया, है ना। भारत के बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू इनके साथ मिलकर के काम किया। थोड़ा अक्खड़ व्यक्ति थे और किसान थे, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका की तरह भारतीय संविधान बहुत सी कठिन परिस्थितियों से बना। कई वर्षों तक हमने संघर्ष किया, ठीक है। और इस संघर्ष से ही काम नहीं चला, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी, है ना, देश के लिए बलिदान दिया, फांसी पर चढ़े, गोली मारी गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बहुत तरह तरह की चीजें हुई। और लाला लाजपत राय जैसे लोगों को लाठियों से पीट कर मार डाला गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको फांसी चढ़ा दी गई, है ना। चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी कठिन परिस्थितियां थी। और ये कहीं ना कहीं देखो, अफ्रीका की अगर बात करें तो वहां रंग भेद वाला सिस्टम था। भारत में तो बहुत तरह की विविधता थी। भारत जैसे विशाल विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था, ठीक है। बहुत सारे लोगों की हत्या की गई, मारा गया। नोआखली वगैरह में भीषण रक्तपात हुआ। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को आजादी दे दी थी कि भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपना विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। तो ये एक बड़ा मतलब भारत के बाल्कनीकरण का प्लान अंग्रेज कर गए थे। लेकिन चूंकि भारत के लोग बड़े समझदार थे, सुलझे हुए थे, उन्होंने इन समस्याओं से धीरे धीरे निजात पाई। दूसरा नाम है सरोजनी नायडू। 1879 से 1949 आंध्र प्रदेश में जन्मी कवित्री, लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी
और ये अ, भारत की जो है कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, भारत की पहली महिला अध्यक्ष, और पहली महिला के रूप में अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, स्वतंत्र इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा था। ठीक है, जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान भविष्य की चिंता थी। अब संविधान का निर्माण का रास्ता, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही बहुत सारी बातों पर सहमत बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। ठीक है, चीजें अलग थी। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनने का काम हो चुका था। बहुत सारी चीजों पर आम चीजें हो रही थी। संविधान निर्माण के लिए बहुत सारी बातें हो रही थी, उनको बेहतर तरीके से समझाया जा रहा था। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको हम और भी बेहतर तरीके से काम कर सकते थे। तो राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। खासकर 1885 में कांग्रेस के गठन से लेकर के 1947 के बीच में बहुत सारी चीजों पर हम आम सहमति बना चुके थे, कांग्रेस आम सहमति बना चुकी थी। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाना, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ हमें अंग्रेजों को बाहर भगाना था। ठीक है, सिर्फ हम विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अपने समाज को जगाने का भर नहीं था। अपने समाज, राजनीति और उसकी दिशा गढ़ने का आंदोलन था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे काम करेंगी, आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना है, कैसे काम करना है, कौन सा स्वरूप सरकार का बेहतर होगा, संविधान में किसको अधिकार दिया जाए, किसको नहीं, अध्यक्षीय व्यवस्था अपनाई जाए या संसदीय व्यवस्था। तो इन चीजों पर बहुत सारे संघर्ष के दौरान तीखे मतभेद थे। कुछ मतभेद अभी तक बने हुए हैं, कुछ बुनियादी विचारों पर सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी है। अब 1928 का वो दौर याद करते हैं। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का संविधान लिखा, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रख दी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। मतलब यहीं से क्लियर हो गया था कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात करी गई थी। यानी ये जो बेसिक चीजें थी हम 1928 में ही डिसाइड कर चुके थे नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमत बन चुके थे। समझ में आई? औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। तो इस तरह की चीजें हम पहले भी देख रहे थे। संसदीय प्रणाली है ना, ये तो हम सब अंग्रेजों के समय से ही देख रहे थे ना। तो बहुत सारी चीजें हम देख चुके थे, समझ चुके थे। ठीक है, अंग्रेज हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायी का गठन किया वो बहुत कमजोर थी। 37 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव कराए गए। बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि वोट का राइट सबको नहीं मिला था। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव है ना, बहुत लाभदायक चीजें हुई। भाई जो लोग विधानसभाओं में जा रहे थे ना, वो बड़ा सेटिस्फाई हुए, और वही लोग वो थे जिन्होंने भारत के लिए अब काम करना स्टार्ट किया। लोगों को अपनी संस्थाएं, व्यवस्थाएं बनानी थी, चलाना भी था। इसी कारण भारतीय संस्थाओं में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जसकतस अपना लिया गया। जैसे 1935 का भारत सरकार कानून, भारत शासन अधिनियम से लगभग 70% चीजें तो हमने उसी से अपना ली। अबुल कलाम आजाद 1888 में जन्मे, 58 में एक्सपायर हुए। सऊदी अरब में जन्म हुआ इनका। शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनते हैं। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले जो चिंतन, बहसों का भी काफी लाभ हुआ था। हमारे नेताओं ने इस आत्मविश्वास आ गया था कि बाहर से आए विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार मानना है, और जरूर अपनाने में उनको कोई हिचक नहीं हुई।
जब भीमराव अंबेडकर ने अनेक देशों का संविधान पढ़ा और अनेक देशों के संविधान से मूल बातें निकाल करके अपने संविधान में लागू की, तो उन्हें हिचक नहीं हुई। उन्होंने कहा जो देशों की बेहतर चीजें हैं हम उनको ले रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत, हम उनको अपनाना चाहिए हमें। तो अगर विचार दूसरे के हैं, दूसरे देश के हैं, दूसरे दुश्मन देश के भी क्यों ना हो, अगर उनसे हमें कुछ बेहतर लाभ मिलता है तो हमें अपनाना चाहिए। बात समझ में आई ना? तो यही ये लोग भी कर रहे थे। ओके, आगे क्या होता है? आगे फिर वही बात बढ़ती है, धीरे धीरे समाजवादी क्रांति के भी ने भी भारतीय लोगों को क्या किया, सीधी सी बात है, प्रेरित करेगी। जवाहरलाल नेहरू को देखो, ठीक है, समाजवाद के विचार से काफी प्रभावित हुए थे। हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब कहीं ना कहीं समाजवादी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श हों, ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र हो, अमेरिका से अधिकारों की सूची से भी ये लोग कम प्रभावित नहीं थे। वे सामाजिक आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहे थे। लेकिन वे दूसरों की नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पे वे सवाल जरूर पूछते थे, चर्चा जरूर करते थे, और जब चीजें एकदम फ्लैशबैक में चली जाएं और उनको एकदम स्क्रीन के सामने आ जाए कि नहीं, हमारा जो संविधान होगा वो सबसे अनूठा होगा, सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बेहतर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम अधिकार अमेरिका से ले लिए तो वैसे ही ले लिए जैसे अमेरिका ने रखे थे, नहीं, हमने रिस्ट्रिक्शन भी रखे उसमें, और चीजों को अपने भारत के संबंध में हमने अपनाया। टी कृष्णमाचारी 1899 जन्मे, 1974 तक चले, तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, वही प्रारूप कमेटी जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उद्यमी भी थे और कांग्रेसी नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। संविधान सभा का निर्माण, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? अब बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां हैं जो आप पढ़ रहे हैं, यही है। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। और ये इलेक्टेड सभा होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, है ना, अंतरिम चुनाव जिसको बोलते हैं। और ये चुनाव डायरेक्ट वोट नहीं हुआ था, बहुत कम लोगों को यहाँ वोट का राइट था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में, भारत पाकिस्तान में बट गया। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान में बट गया तो अब 389 सदस्यों में से घट करके 289 सदस्य के आसपास बच गए हमारे पास, और कुछ बाहर के प्रतिनिधि थे जो देसी रियासतों के थे। संविधान सभा दो हिस्सों में बढ़ गई, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म बिहार, 1884 में, 1963 में मृत्यु। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे महात्मा गांधी के साथ। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, बाद में भारत के राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ओके, अगला संविधान सभा। संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा की बात कर रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये जो 26 जनवरी का टर्म है, ये 1930 कांग्रेस के अधिवेशन से याद करो, लाहौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था और वहां प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसी के एवज में हम आज मनाते हैं। जयपाल सिंह 1903 में पैदा, 1970 में मृत, झारखंड में पैदा हुए। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी रहे। आदिवासी महा के संस्थापक अध्यक्ष, झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? पहली बार हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार को व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। जो सहमतियां बनी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेस नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल बनते हैं। ठीक है, दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहां के सभी समूहों, राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी।
जैसे नेपाल का संविधान देख लो, फ्रांस का संविधान देख लो, कई बार लिखा गया है। तो उसी तरह भारत को ऐसा नहीं करना पड़ा, ठीक है। कई देशों के में संविधान वहां कागज का टुकड़ा या अन्य किसी किताब की दस्तावेज की दरब है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ठीक है, जिसका रक्षक, जिसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। अन्य देशों के संविधान की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल जरूर खड़ा किए हैं, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह, राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया, है ना। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है, ठीक है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, कोई विदेशी संस्था नहीं थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार बेशक न हुआ हो, लेकिन संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय लोकतंत्र वगैरह और चुनाव कराना बहुत आसान काम नहीं था। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। जैसे आजकल राज्यसभा का चुनाव होता है ना, राज्यसभा का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, तो उसी तरह प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था संविधान सभा का, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। लगभग सभी राज्यों के लोग थे इस सभा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, बहुमत में थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारी विचारधाराएं, समूह और विचारों के लोग थे। समाजवादी थे, है ना, कम्युनिस्ट लोग थे, हर तरह के लोग थे। ऐसा नहीं थी कांग्रेस में सिर्फ उदारवादी गड़ा ही था। सभा के कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोग थे, लेकिन आरोप लगता है कि वकीलों का समूह था। संविधान का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप कुछ इसी तरह का हुआ। हाँ, ये बात तो सही है। अगर संविधान जब बना तो इसका स्वरूप अगर कुछ हद तक अलग हो सकता था, है ना। कब? जब हो सकता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, लेकिन ज्यादा बहुत बदले की गुंजाइश नहीं थी। बात समझना, समझ में। अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी होता ना, तो इसी टाइप के लोग होते। भाई वर्तमान में चुनाव हो चाहे जैसे हो, जीतेगा तो वही ना, जिसको पार्टी वोट करेगी या पार्टी जिसका समर्थन करेगी। और अंततः जिस संविधान सभा ने काम किया वो संविधान को उस तरह एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है, ठीक है। कोई गलत बात नहीं है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित था, खुला और सर्वसम्मत बनाने का प्रयास पर आधारित था। देखो, एक चीज संविधान सभा में थी, कोई भी अगर आर्टिकल क्लास जोड़ा गया ना, तो सिंपल सी बात थी, वो कोई बहुमत के आधार पर नहीं जोड़ा गया कि नहीं 2/3 बहुमत पड़ा, आधे से अधिक बहुमत पड़ा तब जोड़ा गया। सर्वसम्मति पर आधारित बना संविधान है हमारा, बहुमत पर आधारित बना संविधान नहीं है। सर्वसम्मति, प्रत्येक सदस्य को, है ना, समझाया गया, बताया गया, हर खंड पर व्यवस्थित तरीके से चर्चाएं की गई, तब संविधान बनके तैयार हुआ है। कोई छोटी बात नहीं थी। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, उन सबकी सहमत बनाई गई। जैसे प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौरों में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 सालों में कुल 114 दिन गंभीर चर्चा हुई। सभा के पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों के हर प्रावधान के पीछे सोच तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इन बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है, और ज्यादातर अगर व्याख्या करने का प्रश्न है तो प्रस्तावना का भी उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था, ये भी बिल्कुल बात सही है। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी, ये भी, तीनों बिल्कुल बातें सही थे, ठीक है। अब जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 में जन्म होता है, 1981 में इनकी मृत्यु। जन्म आंध्र प्रदेश में, वकील, महिला मुक्ति कार्यकर्ता रही हैं। आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी बनते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड इन्हीं के द्वारा गठित किया जाता है। ये नाम याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस वगैरह में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन। बलदेव सिंह
1901 में जन्मे, रक्षा मंत्री रहे हैं ये। 1961 में इनकी मृत्यु। जन्म हरियाणा में हुआ। सफल उद्यमी, पंजाब विधानसभा या पंथक अकाली पार्टी के नेता रहे हैं। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में डिफेंस मिनिस्टर रहे। तो अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जन्म गुजरात में, वकील, इतिहासकार, भाषाविद, कांग्रेसी नेता, गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री। फिर बाद में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी रहे। ओके, अब थोड़ा भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य देख लेते हैं, जिसको हम विशेषताओं के रूप में जानते हैं। हम किताब के विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे दर्शन क्या है। यह काम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर कर सकते हैं और हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है वो उतना ही पढ़ना जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए बारी से समझते हैं। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या कहा? मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने, उसे लगे देश बनाने में उसकी अपनी भागीदारी भी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीली चीजों की कोई जगह न हो। औरत को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा, यह महात्मा गांधी जी कहते थे। ठीक है, भेदभाव, गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर वही व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में रहे। और 1932 में गांधी और अंबेडकर पैक्ट यानी पूना पैक्ट में गांधी अंबेडकर के मध्य समझौता भी हुआ, क्योंकि अलग निर्वाचिका एससी और एसटी वर्ग के लिए मांग रहे थे, है ना, तो उसके लिए अलग चीजें हुई। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक मनु कहा जाता है। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में उनके विचार क्या थे? अलग थे। भारतीय संविधान की सूची में बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी। महात्मा गांधी का नाम ये संविधान निर्माण में नहीं रहे। ठीक है, वे संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, जैसे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। 1931 में अपनी यंग पत्रिका में उन्होंने कहा था, है ना, उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी के नजरिए की कटु आलोचना की, क्योंकि वो गांधी जो अंबेडकर थे ना, वो गांधी को बहुत बेहतरीन नेता नहीं मानते थे। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। वो चिंताएं क्या थी? अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जनसंघ के नेता रहे हैं। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मिनिस्टर रहे। शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा के सक्रिय नेता, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। ठीक है, हिंदू महासभा का गठन 1915-16 में हुआ था। उसके पहले 1907 में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था, बाद में हिंदू महासभा आई। ठीक है, तो ये जनसंघ के नेता रहे हैं और कांग्रेस से इनका बहुत ज्यादा दूर का नाता, ये थोड़ा कह सकते हो भारतीय राजनीति में इनका बड़ा योगदान है। और दूसरी चीज, बीजेपी इनको अपना आदर्श मानती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कह रहे हैं, राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी। ओके, राजनीतिक जो समानता की बात करते हैं हम, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, उसमें हमारी समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक असमानताओं से भरा होगा। ठीक है, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से सब सक्षम नहीं है। सामाजिक रूप से जातियां, पंथ, विभिन्न प्रकार के छुआछूत और जाति विविधता भारत में बहुत है। तो राजनीतिक समानता तो मिल गई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिल गया, है ना, सभी को वोट डालने का समान अधिकार है, एक वोट एक मूल्य है ना, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको सब कुछ करने का अधिकार है। लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं है, यानी असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट के महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में हम सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे?
अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। बहुत अच्छी बात कही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और वास्तविकता फलीभूत होती दिखाई दे रही है। 1891 से 1956 जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे भेदभाव के खिलाफ अग्रणी भूमिका निभाते थे, आंदोलनकारी रहे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे हैं, और एक बड़ा नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इतना महान व्यक्ति था, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था कि अगर चाहता तो विश्व के किसी भी कोने में चला जाता और बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता। लेकिन इन्होंने भारत को अपना समझा और भारत आए, उन लोगों के लिए संघर्ष किया जिन जगहों से खुद निकल करके आए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के भाषण को याद करें। वर्षों पहले हमने अपनी नीयत के साथ साक्षात्कार किया था। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, 1889 में जन्म, 1964 में मृत्यु। जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील, कांग्रेसी नेता, समाजवाद, लोकतंत्र, साम्राज्यवाद विरोध के लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो अपनी नीयत से साक्षात्कार किया था और वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें पूरी तरह, या हर तरह से तो नहीं, काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्यरात का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, भारत आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहनते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रतिस्फुट होती है, जैसे मान लिया आपको हमेशा वर्षों तक दबाया गया, हमेशा वर्षों तक आपको, जब आपको फ्रीडम दी जाएगी, जब आपको महसूस होगा, तो जब आप धीरे धीरे चलेंगे ना, तो आपको बहुत मजेदार चीजें समझ में आएंगी। आपको लगेगा अंदर से, यार अब जो संघर्ष था ना, जैसे जिस दिन आपकी नौकरी लगे, आपको पता है कि आप IAS बन गए, आपका लिस्ट में नाम आ गया, वो जो क्षण होगा ना, वो बड़ा आनंदित है ना, और इमोशनल क्षण होगा, जिसमें आपको खुशी और दुख एक साथ आएंगे। ठीक है, आत्मा प्रतिस्फुट होती है, आवाज आती है। ऐसा पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उनके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, ये हमारे लिए उचित है। आजादी सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर भी जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी संविधान सभा के बारे में बात हो रही है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली, और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है, और कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं। फिर भी इतिहास अब बीत चुका है, अब भविष्य के हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। हमारा भविष्य बहुत आराम करने, सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरे करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान, बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, ठीक है, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा कार्य खत्म नहीं होगा। ये माइलस्टोन भाषण था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 की आधी रात में। सोमनाथ लहड़ी 1901 से 1984 पश्चिम बंगाल में लेखक, संपादक, CPI के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल की विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से की प्रेरणा दी और दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। कुछ अलग नहीं है, वही लोकतंत्र का आधार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और यही उद्देशिका प्रस्तावना बनती है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश में ये चीजें हैं, है ना। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। अब जैसे चीजें देख लेते हैं। अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय स्थापना करने, संयुक्त राज्य में हम सभी लोग, ये यूएसए की है, स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने, अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को स्थापित करते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। ये अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना है। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। ठीक है, अपने देश को बनाने, विकसित करने, मदद करने वाले लोगों का आदर करते हैं, उन्हें मानते हैं। दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों पर आधारित एक समाज बने। विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बने। एक ऐसे लोकतांत्रिक मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने चले, हर व्यक्ति को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी कानून नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, हर व्यक्ति या हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो, एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त करे, ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ये है दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, जैसे हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, संविधान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो उसी तरह हर देश के संविधान की प्रस्तावना कहती है। हमारी प्रस्तावना का जो विचार है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रस्तावना से लिया गया है। हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें, उसमें आए प्रत्येक शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है। अब संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को भारत संविधान के निर्माण अधिनियम के लोगों ने भविष्यों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राज्य या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। ठीक है, अब समाजवादी की बात की गई है। हम भारत के लोग और भारत को, इस शब्द का जो अर्थ है ना, इसका मतलब है कि जो संविधान बना है ना, वो भारत के लोगों के द्वारा निर्माण किया गया है और अधिनियमित किया गया है। भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या किसी बाहरी आदमी के आदेश पर उन्होंने किया है। तो हम भारत के लोग, भारत को कहने का मतलब है जो आपने नीचे समझा। ठीक है, भारत के लोगों के लिए भारत द्वारा चुना गया शासन। वैसी उसी तरह प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार होगा। आपको आईएएस बनना है, डिसाइड करो, सरकार रोकने थोड़ी आ रही है। आप बस जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसको पूरा करते हो। ठीक है, जो नियम कानून है उसको मानना पड़ेगा आपको। तो प्रभुत्व संबंध का मतलब होता है, जैसे संप्रभु होता है ना, आंतरिक और बाहर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उसी तरह प्रभुत्व संपन्न होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। अब मर्डर कर दिया तो अपने मामले में फैसला करने का अधिकार नहीं है, वो न्याय करे, कानून करेगा। लेकिन अगर आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, ईमानदारी से सब कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार होगा। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद आता है समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, मतलब किसी इंडिविजुअल का हाथ नहीं है, और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से
जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। मतलब सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सामाजिकवादी की बात की जा रही है। समाजवाद का उद्देश्य तो जानते ही हो, समाजवाद का जनक रूसो को माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और कार्ल मार्क्स ने कहा मजदूरों के लिए जनरली उसने बात करी थी, और उसका समाजवाद हिंसात्मक समाजवाद था। और हमारा जो समाजवाद है ना, वो गांधीवादी समाजवाद से मेल जोल खाता है, जिसमें सभी को समान अवसर की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक समानता लाने की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम करने की बात की गई है, संपत्ति का समान बंटवारे की बात की गई है। ठीक है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, ये बात तो पहले ही बता चुका हूं, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। 25 से 28 आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, यानी भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत किसी धर्म को नहीं मानता। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं आचरणों को सम्मान देती है, सभी को छुट्टी मिलती है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। लोकतंत्र को तो पहले ही हम समझा चुके हैं। लोग अपने शासन चुनाव करते हैं, इसे जवाबदेह बनाते हैं, या सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। जनता का शासन, जनता के द्वारा चुना गया शासन, ये लोकतंत्र है। ठीक है। गण राज्य, अब गण का मतलब यहाँ अपने शासन प्रमुख का चुनाव लोगों द्वारा, है ना, चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राजा के खानदान का। यानी जैसे ब्रिटेन में महारानी आज भी हैं, तो उसी तरह हमारे जो प्रेसिडेंट मैडम हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो क्या है, वो इलेक्शन लड़के आई हैं, इलेक्शन हुआ था। अब चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, इलेक्शन के माध्यम से आए, वो किसी खानदान या वंश परंपरा की नहीं है, जैसे राहुल गांधी हैं। ठीक है। तो गणराज्य का मतलब जब अपने गण प्रमुख का चुनाव हम करते हैं, है ना, हमारा गण प्रमुख चुना हुआ होता है। फिर आते हैं न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये सब क्या है। आर्टिकल 19 पढ़ो आराम से। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों को किस तरह अमल में करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाया जाएगी, ये प्रस्तावना कहती है। लेकिन 19(2) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है। आगे बात समझ में। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता की बात करता है। एकता और अखंडता, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। समानता, कानून के समझ सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। छुआछूत को समाप्त होना, यानी 14 से 18 अनुच्छेद। सरकार हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। बंधुत्व क्या होता है, ब्रदरहुड, हम ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। ठीक है। कुछ शब्द थे जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना से तुलना करनी है, आपको बताना है। ठीक है। अब संस्थाओं का स्वरूप क्या होगा। अब संविधान सिर्फ मूल्यों, दर्शन पर बयान भर नहीं है कि सिर्फ दर्शन दे दिया, बता दिया। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लिखित भर है। जैसा हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश की है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज है ना। यह एक बहुत ही लंबा विस्तृत, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने में इसमें बदलाव भी किए गए हैं। अब तक लगभग 110 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किए जा चुके हैं, 110 बार संशोधन किया जा चुका है। अब इसलिए बताया जा रहा है कि मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद। वर्तमान में लगभग 25 भाग हैं, 25 भाग हैं, है ना। 464 के आसपास अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो समय समय पर जोड़ी गई, बढ़ाई गई।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक जीवंत दस्तावेज है, इसमें संशोधन होता रहता है। संशोधन कई प्रकार से होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, संविधान संशोधन। ओके, एक होता है कि नॉर्मल बहुमत से, साधारण बहुमत से हो गया, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 जो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा इससे भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए, इसे पवित्र, स्थायी और न बदला जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा जाता। तो इसीलिए इसको क्या ऐसा संविधान बनाया गया जहां पर बहुत ज्यादा आसानी भी नहीं है संविधान में संशोधन कर दिया जाए बहुत आसानी से, और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, तो लचीलेपन का और कठोरता दोनों का समन्वय किया गया है संविधान संशोधन के मामले में। ओके, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं को बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जो संस्थागत चीजें हैं, किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बनाता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, इन सब का चुनाव कैसे किया जाएगा ये भी नियम बनाता है। इसमें स्पष्ट लिखा किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसला लेगा, विधायिका का काम क्या होगा, कार्यपालिका का काम क्या होगा, पीएम का काम क्या होगा, राष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट का, सबके बारे में स्पष्ट दर्शन दिए गए हैं। साथ ही संविधान को कुछ स्पष्ट नागरिक अधिकार सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करते हैं, जिनको हम 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये सरकार के लिए नकारात्मक रूप में दिए गए हैं, है ना। सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि नहीं, आप इस लक्ष्मण रेखा को विशेष परिस्थितियों में लांघ सकते हैं कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक के अध्याय में हम कुछ नई चीजों पर काम करेंगे। ठीक है, अब रंगभेद क्या है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था है। किसी दस्तावेज की खास हिस्सा अनुच्छेद, देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी देश को राजनीति या समाज को चलाने के लिए मौलिक कानून होते हैं। ठीक है, यानी नियमों कानूनों का संग्रह, जिससे वहां की संस्थाओं को कामकाज करने में, उनकी नियुक्त करने में, उनको बनाने में आसानी हो। संविधान संशोधन क्या है, सर्वोच्च की विधायी संस्था यानी संसद द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव संविधान संशोधन कहता है। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप क्या होता है, प्रारूप का मतलब डाक, जैसे आप लोग रफ वर्क करते हो ना, दस्तावेज का आरंभिक रूप होता है। दर्शन, किसी सोच और काम को दिशा देने वाली सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना क्या है, संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और धारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ओके, तो ये चैप्टर ऐसे ही खत्म होता है। फिर बात करते हैं, हर एक में की गई गलती पहचाननी है, इस अध्याय के आधार पर उसे ठीक करके लिखना है। कुछ गलत वाक्य, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का अपना दिमाग खुला रखा था। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कई हर एक बात से सहमत हैं। बिल्कुल सही बात है। जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल बात है। हर लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, कभी कभी होती है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए बदलाव नहीं किया जा सकता। गलत बात है, संशोधन किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। दक्षिण अफ्रीका, उसके पड़ोसी देशों का, स्त्री पुरुषों का, गोरी अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यकों का, यही है। रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक अश्वेतल, गोरी अश्वेतों का, ये गा वाला था। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें कौन सा प्रावधान नहीं था। शासन के प्रमुख के अधिकार, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। शासन का प्रमुख नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। अब कौन सा नहीं रहता है, शासन प्रमुख के अधिकार। शासन के प्रमुख का नाम नहीं होता भाई, क्योंकि ये तो बदलता रहता है ना 5 वर्ष 6 वर्ष में। संविधान निर्माण में नेताओं की भूमिका, जैसे मोतीलाल नेहरू की बात करें, है ना, तो 28 में भारत का संविधान नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो ये चौथे से जुड़ते हैं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। जवाहरलाल नेहरू ने नियत के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने आराम करने का नहीं है? क्योंकि भाई भारत के पास बहुत सारी समस्याएं थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बहुत प्रकार की समस्याएं थी। एक तरफ हम धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। दूसरी तरफ जातीय आधार पर हम बटे हुए थे। तीसरा, हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था बहुत बिगड़ी हुई हालत में था, है ना। स्वास्थ्य हमारा बहुत गंभीर नहीं था, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं थी। तो भविष्य सुस्ताने का नहीं, आराम करने का नहीं है, काम करने का था। नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? भाई हमें विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना था। संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे कि जो भी चीजें रखें, कंक्रीट रखें और बेहतर बनाने के लिए रखें। ऐसा ना हो कि वो चीजें रेशनल हो जाएं। हमारी पीढ़ी का सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कह रहे हैं? हर आंख से मतलब कोई भी अगर दुखी हुए तो दुख का कारण जानने का, उसको दूर करने का प्रयास करना है। हमारे हर पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना यही होनी चाहिए, उसको यही काम करना है। बात समझ में आई? संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य, उनके अर्थ आपस में मिलाकर दोबारा। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता, सरकार किसी धर्म के निर्देश सर्वोच्च फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होता है, ये संप्रभुता है। गणतंत्र क्या होता है? शासन प्रमुख चुना हुआ होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। बंधुत्व, लोगों को आपस में परिवार की तरह। धर्मनिरपेक्षता, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ और चीजें हैं ना, कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको देख लेना है। संविधान संशोधन के प्रस्ताव या किसी संशोधन की मांग से संबंधित अखबारों का, हाँ, वर्तमान में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि भाई ये संविधान संशोधन किए दे रहे हैं, वो करे दे रहे हैं, वो कर देंगे। तो इस तरह की बातों से हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इस तरह की चीजें देखो होती रहती हैं और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करता रहता है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे अगला चैप्टर, चुनावी राजनीति के बारे में। कैसा लगा आपको ये चैप्टर जरूर बताइएगा और कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।